नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही थी और मध्य प्रदेश की सीरीज में हम शहडोल संभाग पढ़ रहे थे। शहडोल संभाग के अंतर्गत थे 4 जिले, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया और अनूपपुर। हमारा वो शहडोल जिला और उमरिया जिला कंप्लीट हो गया था। आज मैं आपको बताऊंगी डिंडोरी जिले के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिंडोरी जिले का इतिहास देखते हैं। डिंडोरी जिले का इतिहास मंडला जिले के समान ही है। सबसे पहले मंडला जिले का गठन हुआ, उसके बाद में डिंडोरी जिले का गठन हुआ। यदि डिंडोरी जिले के पुराने नाम की बात करें तो पहले इसका नाम क्या था? रामगढ़ था। कब तक? 1951 तक। रामगढ़ पहले किसकी तहसील हुआ करती थी? मंडला जिले की तहसील ही रामगढ़ हुआ करती थी। अब हम आगे देखते हैं। मौर्य, शुंग और कणों के बाद चालुक्य और चेदी वंशों ने भी मध्य भारत पर शासन किया। इसके बाद कौन आया? बाद में हेयवासी के राज्य ने भी 875 से 1042 ईस्वी तक गढ़मंडला पर शासन किया। रीवा के बघेल राजा के बाद राजा के एक सेवक जधे राव गोंड ने राजघराने की गरिमा ग्रहण की। गोंड जदुराई गढ़मंडला के पहले राजा बने। पहले गोंड राजा हीरा शाह के बारे में बहुत अधिक विवरण इतिहास में नहीं मिलता है। 1835 में मंडला सिवनी जिले की तहसील हुआ करती थी। 1835 में मंडला किसकी तहसील हुआ करती थी? सिवनी जिले की तहसील हुआ करती थी। 1851 में इसे जिले की स्थिति में लाया गया। किसको? मंडला को 1851 में जिले की स्थिति में लाया गया। और अंग्रेजों को रामगढ़ की भूमि मिलने के बाद 18 तालुकों में से 2089 गांवों में से 1039 गांव सोहागपुर के पास और 1050 गांव रामगढ़ के पास चले गए। रीवा राजा की मदद से अंग्रेजों ने रामगढ़ की बहादुर रानी को मार डाला और मंडला में 1857 के विद्रोह को दबा दिया। अब रामगढ़ के सोहागपुर क्षेत्र को रीवा के राजा को सौंप दिया गया और शेष क्षेत्र को डिंडोरी तहसील के पास दे दिया गया। अब जो 25 मई 1998 को एक नया जिला बना। कुल कितने गांवों के साथ? 2727 गांवों के साथ एक डिंडोरी एक अलग जिला बना। पूर्व में इस क्षेत्र पर लोधी और गोंड वंश का शासन था और गोंड वंश के शासन के कारण ही इस क्षेत्र को गोंडवाना नाम दिया गया था। यह हो गया आपका डिंडोरी जिले का इतिहास। डिंडोरी जिले के विकास खंड की बात करें तो डिंडोरी जिले में 7 विकास खंड है। कौन कौन से? डिंडोरी, शाहपुरा, मेहदवानी, अमरपुर, बजाग, करणजिया और समनापुर, ये इसके विकास खंड है। अब डिंडोरी जिले का भूगोल देखते हैं। डिंडोरी जिले के विकास खंड की बात करें तो डिंडोरी जिले में 7 विकास खंड है। कौन कौन से? डिंडोरी, शाहपुरा, मेहदवानी, अमरपुर, बजाग, करणजिया और समनापुर इसके विकास खंड है। अब डिंडोरी जिले के भूगोल की बात करें तो भारत के राज्यों में एकदम मध्य में स्थित है डिंडोरी जिला। डिंडोरी मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। दक्षिण पूर्वी भाग में डिंडोरी जिला स्थित है। यहाँ पर आदिवासी समुदाय का वर्चस्व बहुत अधिक है। यहाँ पर बसने वाली जाति है गोंड जनजाति, बेगा जनजाति, कोयल, प्रधान, धूलिया, भूमिया और अंगरिया जनजाति और भी बहुत सी छोटी छोटी जनजातियां पाई जाती है, लेकिन ये जो जनजातियां हैं ये प्रमुख हैं। यदि हम इसकी स्थिति की बात करें तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित डिंडोरी जिला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और मध्य प्रदेश के जबलपुर, मंडला, शहडोल, उमरिया जिले और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले, कवर्धा जिले से घिरा हुआ है। आपको पता होगा कि यह है विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और जबलपुर, मंडला, शहडोल, उमरिया, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर और कवर्धा जिले से जो हमारा डिंडोरी जिला है ये क्या है? घिरा हुआ है। यदि हम इसकी स्थिति की बात करें तो दक्षिण में है बिलासपुर, यानी कि यहाँ पर क्या स्थित है? बिलासपुर। उत्तर में उमरिया, उत्तर में कौन सा जिला है? उमरिया। फिर आता है पश्चिम में मंडला। पश्चिम में कौन सा जिला स्थित है? मंडला। पूर्व में शहडोल। तो पूर्व में कौन सा जिला स्थित है? शहडोल। और डिंडोरी कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पूर्वी भाग में डिंडोरी जिला स्थित है। अब हम डिंडोरी जिले के उद्यान को देखते हैं। कारोपानी प्राकृतिक हिरण पार्क, ये कौन सा पार्क है? इसी को ही घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान भी कहते हैं।
इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसको कब घोषित किया गया था, राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, 5 मई 1983 को घुघुआ को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान। जीवाश्मों की खोज कब की गई थी इसमें, 1970 में इसमें जीवाश्मों की खोज की गई थी। अब हम आगे देखते हैं कारोपानी श्याम मृग संरक्षित क्षेत्र। इसमें लुप्त हो चुके हिरणों का संरक्षण किया जाता है। दागोना फाल, इसी को क्या कहते हैं, जलप्रपात। यह कौन सी नदी पर स्थित है, बुढ़नेर नदी पर स्थित है। डिंडोरी मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर ग्राम गोरा कन्हारी के पास दागोना नाले पर स्थित यह जलप्रपात है। यह झरना बुढ़नेर नदी पर स्थित है। अब इसका नाम दागोना क्यों पड़ा, क्योंकि हिंदी में एक शब्द होता है डग, क्या होता है, डग, और डग का जो बुढ़नेर नदी है यह दो चट्टानों के बीच में से बहती है। जो बुढ़नेर नदी है डिंडोरी जिले की, वह दो चट्टानों के बीच में से बहती है, जिसको एक कदम में ही पार किया जा सकता है। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा, डग पड़ा। जिसको एक कदम में पार किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, डग। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, दागोना फाल जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात, यह जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है और यह नर्मदा नदी का पहला जलप्रपात है। अमरकंटक के नर्मदा कुंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका एक छोर तो अमरकंटक और दूसरा छोर डिंडोरी जिले की करंजा तहसील के अंतर्गत मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि कपिल मुनि ने यहाँ पर तपस्या करी थी, इसी कारण इसका नाम कपिल धारा जलप्रपात पड़ा। अब हम आगे देखते हैं ऋण मुक्तेश्वर मंदिर कुकर्रा मठ। डिंडोरी जिले से 17 किलोमीटर की दूरी पर कुकर्रा मठ में 10वीं सदी का कलचुरी कालीन शिव मंदिर है। इसका निर्माण शंकराचार्य ने कलचुरी नरेश कोकल्य देव के सहयोग से गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए करवाया था। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका नाम कुकर्रा मठ क्यों पड़ा। कुकर्रा मठ का मतलब होता है, यह शब्द बना है कुकर से। कुकर का अर्थ होता है स्वान, स्वान यानी कि कुत्ता। ऐसा कहा जाता है कि एक मालिक को उसके कुत्ते ने ऋण से मुक्ति दिलाई थी, इसी कारण मालिक ने कुत्ते की याद में यहाँ पर मंदिर के पास ही कुत्ते की मूर्ति का निर्माण करवाया है। और ऐसा कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। एक मान्यता और भी है कि यदि किसी इंसान को कुत्ता काट लेता है तो इस मूर्ति को कुत्ते की मूर्ति को घिस के लगाने मात्र से ही उस कुत्ते का काटा हुआ असर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। नाला जलप्रपात, यह जलप्रपात मंडला डिंडोरी मुख्य मार्ग के समीप डिंडोरी जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम सक्का के पास स्थित है। यह वास्तव में एक नाला है जो कि पहाड़ी से नीचे बने शिवलिंग के ऊपर गिरता है। यहाँ पर इस स्थान पर जो पहाड़ी की आकृति है वह वी आकार की दिखाई देती है। पहाड़ी के ऊपर से पानी नीचे गिरने वाले स्थान पर मिट्टी के गलकर बह जाने के कारण यहाँ पर एक बहुत ही गहरी गुफा का निर्माण हो गया है। इस जलप्रपात में साल भर पानी रहता है। नेवसा जलप्रपात, डिंडोरी जिले से 14 किलोमीटर की दूरी पर नेवसा नामक ग्राम में 2 नालों पर 3 मनमोहक जलप्रपात है। इन तीनों जलप्रपातों में जो सबसे बीच का जलप्रपात है वह सबसे बड़ा और सबसे सुंदर है। इस जलप्रपात पर पहुंचने के लिए वहां पर सीढ़ियां भी बनी हुई है और इस झरने पर एक मंदिर स्थित है जिसमें एक भगवान शिव विराजमान है। इस शिवलिंग के पीछे एक छोटा सा कुंड है जिसमें साल भर पानी रहता है। दूर से देखने पर देवनाला जलप्रपात और नेवसा जलप्रपात एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, लेकिन नेवसा जलप्रपात की ऊंचाई देवनाला जलप्रपात से काफी अधिक ऊंची है। अब हम आगे देखते हैं मां नर्मदा के घाट डिंडोरी। पवित्र नर्मदा नदी डिंडोरी शहर के बीचों बीच से बहती है और यहाँ पर नर्मदा नदी के समीप ही बहुत ही सुंदर घाट स्थित है। इन घाटों में प्रमुख है डेम घाट, शंकर घाट, इमलीकुटी घाट, जोगी टिकरिया घाट, जहाँ पर मां नर्मदा में स्नान करने के लिए भक्तों की भीड़ साल भर लगी रहती है। अब हम आगे देखते हैं लक्ष्मण मंडवा रामघाट। डिंडोरी से 7 किलोमीटर दूर डिंडोरी अमरकंटक मार्ग के निकट लक्ष्मण मंडवा नामक स्थान पर रामघाट स्थित है। मां नर्मदा नदी जहाँ से बहती है वहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे सुंदर सुंदर घाट है। इन घाटों में के पास ही एक आश्रम स्थापित है जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण और भगवान शिव की प्रतिमाएं विराजमान है।
रामगढ़ और बालपुर। डिंडोरी जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर अमरपुर के पास ग्राम रामगढ़ वो स्थान है जो रानी अवंतीबाई की कर्मभूमि रहा है और यहीं से रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया था और अंग्रेजों का डटकर सामना किया था। यहाँ पर अब रानी के कुछ ही अवशेष शेष बचे हैं। 1988 से 89 में शासन के द्वारा यहाँ पर विशाल पार्क बनवाया गया। पार्क के बीचों बीच में रानी अवंतीबाई की एक सफेद रंग की प्रतिमा स्थापित की गई। पार्क से कुछ ही दूरी पर एक समाधि स्थल है। ग्रामीणों के अनुसार यही रानी अवंतीबाई का समाधि स्थल है। बालपुर को रानी अवंतीबाई के बलिदान स्थल के रूप में जाना जाता है। शाहपुरा के निकट स्थित ग्राम बालपुर डिंडोरी से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वीरांगना रानी अवंतीबाई ने 20 मई 1858 को यहीं पर अंग्रेजों से युद्ध करते हुए अपना बलिदान दिया था। 2007 में इस स्थान का जीर्णोद्धार और 2013 में इस स्थान पर रानी अवंतीबाई की प्रतिमा स्थापित की गई। चाड़ा ग्रामीण पर्यटक स्थल डिंडोरी जिले से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह बजाग ब्लॉक के अंतर्गत आता है। चाड़ा ग्रामीण पर्यटक स्थल के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में जाना जाता है। चाड़ा की मुख्य विशेषता यहाँ पर रहने वाली बेगा जनजाति है जो कि भारत के उन 8 जनजातियों में से एक है जो कि अपने पारंपरिक तरीकों से अपना जीवन यापन करती है। इन जनजातियों को राष्ट्रीय मानव जाति घोषित किया गया है। इन जनजातियों में रहने वाली महिलाएं अपने पूरे शरीर पर टैटू गुदवाती है। इनकी मुख्य विशेषता होती है इन्हें शिकार करना, बीवर खेती और औषधि कला के लिए जानी जाती है और चाड़ा जैसे छोटे से गांव में अपना स्वयं का रेडियो प्रसारण केंद्र है जिसमें इस जाति के लोगों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक कला से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। हल्दी करेली डिंडोरी मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर समनापुर विकास खंड हल्दी करेली नामक स्थान पर बूढ़ने नदी कुछ छोटे छोटे झरने बनाती है। इन्हीं झरनों से के नीचे की ओर रेत का विशाल मैदान है। इन्हीं झरनों के नीचे की ओर रेत का विशाल मैदान है जो कि समुद्र के बीच की तरह दिखलाई देता है। इसी कारण डिंडोरी जिले के इस क्षेत्र को मिनी गोवा भी कहा जाता है। देख लेते हैं डिंडोरी जिले के कुछ पर्यटक स्थल। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य कब बना था? 1933 में। राष्ट्रीय उद्यान बना था 1955 में। 1974 में से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 7 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। अब हम आगे देखते हैं। रामनगर के महल मंडला जिले के रामनगर में स्थित महलों का निर्माण गोंड राजा हरदय शाह द्वारा 1651 से 1667 के बीच करवाया गया था। यहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे कुछ दर्शनीय पर्यटक स्थल स्थित हैं, वो भी देखते हैं। मोती महल, राय भगत की कोठी, बेगम महल और विष्णु मंदिर। मोती महल को गोंड राजाओं की वंशावलियों ने निर्मित करवाया था। इसमें हाथी खाना प्रमुख था जो कि हाथियों के रखने का स्थान माना जाता है। राय भगत की कोठी का निर्माण राजा हरदय शाह ने अपने दीवान राय भगत के लिए करवाया था। यह देखने में मोती महल के समान ही दिखता है। बेगम महल का निर्माण राजा हरदय शाह ने अपनी रानी चिमनी रानी के लिए करवाया था। यह महल 3 मंजिला है और मुगल शैली में बना है। इस महल के सामने एक बावड़ी स्थित है जो कि महल की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देती है। विष्णु मंदिर का निर्माण राजा हरदय शाह की पत्नी सुंदरी देवी ने करवाया था। इस मंदिर में कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है। सहस्त्रधारा मंडला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर यह पवित्र नर्मदा नदी की कई धाराओं में विभक्त होकर छोटे बड़े जलप्रपात बनाती है और नर्मदा नदी ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों के बीच में से कलकल करती हुई बहती है जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। सहस्त्रधारा का इतिहास पौराणिक कथाओं से भी माना जाता है। हेय वंशी राजा कार्तवीर अर्जुन, जिन्हें सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता है, सहस्त्रबाहु ने अपनी हजारों भुजाओं से मां नर्मदा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन मां नर्मदा ने सहस्त्र धाराओं में बहते हुए अपने आप को विकसित कर लिया और सहस्त्रबाहु मां नर्मदा को नहीं रोक सका। मां नर्मदा यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है, इसलिए शासन ने इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया है। नर्मदा घाट मंडला शहर तीनों तरफ से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। यहाँ के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल है रपटा घाट, रंगरेज घाट जिस पर अब झूला पुल बन गया है, नाव घाट, किला घाट,
हनुमान घाट में राम सीता की समाधि और भगवान शिव का मंदिर भी है। नाना घाट सिंगवानी घाट मंडला और महाराजपुर को नाव से जोड़ता है। जेल घाट कलेक्ट्रेट घाट जो कि कलेक्टर ऑफिस के कलेक्टर बंगले के पास में स्थित है। न्याय घाट चक्र तीर्थ घाट मुक्तिधाम घाट दादा धनीराम महाराजपुर घाट यह एक समाधि स्थल है। बाबा घाट जो कि मराठा काल द्वारा निर्मित है। गर्म पानी कुंड मंडला में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से सारे रोगों का निवारण हो जाता है। संग्रहालय मंडला पुरातत्व विभाग का यह संग्रहालय है जिसकी स्थापना धर्मेंद्र प्रसाद द्वारा 1976 में की गई थी। पाषाण की प्रतिमाएं, धातु की प्रतिमाएं, ताम्रपत्र, अस्त्र शस्त्र, जीवाश्म, तांबे के सिक्के, धातु के सिक्के, आदिवासियों की संस्कृति, उपकरण कुल मिलाकर 610 पुराअवशेष संग्रहित करके रखे गए हैं। सामग्री में 7वीं से 19वीं ईस्वी की बौद्धकालीन, कलचुरी कालीन, गौणकालीन और भुगुआ जीवाश्म भी उपलब्ध रखे गए हैं। यहाँ पर 1197 ईस्वी का कलचुरी नरेश राजा विजय सिंह देव द्वारा प्राप्त ताम्रपत्र भी इसमें रखा गया है। महाराजपुर का नर्मदा बंजन संगम घाट इसकी आकृति सी आकार की, अंग्रेजी के लेटर सी के आकार की दिखाई देती है। यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है बूढ़ी माई का मंदिर। सूरज कुंड के चमत्कारी हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है। सीता माता मंदिर, जोगन झूली जलप्रपात, अजगर दादर, मटियारी डैम जो कि मंडला में स्थित है। थानवर बांध विजय गांव जो कि नैनपुर मंडला में स्थित है। थानवर बांध की वजह से पूरे गांव को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कुछ प्राचीन मंदिर। नक्खी माई का मंदिर बकोरी पहाड़ी पर स्थित है जो कि मंडला में स्थित है। राजेश्वरी मंदिर गोंड राजाओं के द्वारा निर्मित है, माँ दुर्गा को समर्पित है। गोंड राजा निजाम शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था 1749 से 1779 ईस्वी के बीच में। विष्णु मंदिर रामनगर जो कि मंडला में स्थित है। गोंड राजा हरदय शाह की पत्नी सुंदरी देवी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के गर्भगृह में विष्णु की प्रतिमा विराजमान है परंतु मंदिर में कोई मूर्ति विराजमान नहीं है। हनुमान घाट मंदिर जो कि मंडला में स्थित है। दादा धनीराम समाधि स्थल जो कि मंडला में स्थित है। सहस्त्रधारा का शिव मंदिर। तो ये हो गए डिंडोरी जिले के प्राचीन मंदिर। अभी इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी अनूपपुर जिले के बारे में। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।